हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं क्लास 7th की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, जिसमें आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 5 वाटर। जब भी हम पानी के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? हमारे दिमाग में या तो किसी रिवर का ख्याल आता है, ओशन का ख्याल आता है, या हम किसी वाटरफॉल के बारे में सोचते हैं, या हम बारिश के बारे में सोचते हैं, या घरों में जो नल से पानी आता है हम उसके बारे में सोचते हैं। लेकिन होता क्या है, जब बारिश होती है ना, बारिश के बाद क्या बनता है? रेन पडल्स बन जाते हैं, जिसमें अक्सर कर जो बच्चे हैं वो पेपर बोट बनाकर खेलने लग जाते हैं। लेकिन जैसे ही सूरज चढ़ता है, दोपहर होती है, बारिश खत्म हो जाती है, बारिश के बाद सूरज आता है, दोपहर हो जाती है, तो वो जो पडल्स होते हैं ना वो अपने आप खत्म हो जाते हैं। उनका पानी कहाँ जाता है? तो होता क्या है, जब सूरज आता है, सन की जो हीट होती है ना, उसकी वजह से जो पडल्स का पानी होता है वो इवेपोरेट हो जाता है। इवेपोरेट होकर पानी के बन जाते हैं वेपर्स। और ये जो वाटर वेपर्स है ये ऊपर जाकर ठंडे हो जाते हैं, ठंडे होकर ये कंडेंस हो जाते हैं। कंडेंसेशन जैसी इनकी होती है तो क्लाउड्स बन जाते हैं। जब क्लाउड्स बनते हैं उसके बाद वही पानी फिर धरती पे फिर से वापस बरसता है इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो और स्लीट। अब ये जो प्रोसेस है जिसमें कंटिन्यूसली जो वाटर की फॉर्म है वो चेंज होती रहती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में पानी चेंज होता रहता है, उसको बोलते हैं वाटर साइकिल। अब देखो यहाँ पे जो दे रखा है, अब ये कुछ रिवर वगैरह का सीन है, ठीक है। ये रिवर बह रही है यहाँ से आकर, तो रिवर से पानी इवेपोरेट हो रहा है। इवेपोरेट होकर जैसे ही पानी ऊपर जाता है तो पानी की हो जाती है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन होकर क्या बनते हैं? बादल बन जाते हैं। तो फिर जब बादल में पानी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ये और ज्यादा पानी होल्ड नहीं कर पाते, तो यही बादल पानी बरस देते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। बारिश होएगी, स्नो पड़ेगी, स्लीट पड़ेंगे, या फिर रेनफॉल होगी, तो किसी ना किसी फॉर्म में जो पानी है वो वापस फिर से धरती पे ही आ जाता है। तो यहाँ से फिर वो वही नदियों में बहता 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 वापस फिर से इसी नदी में ये पानी आ जाता है और फिर से इवेपोरेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो बेसिकली ये क्या है? एक साइकिल बन रहा है, ठीक है। इवेपोरेट होकर ऊपर जाता है, फिर से नीचे आ जाता है, फिर ऊपर जाता है, नीचे आ जाता है, तो पानी का एक सर्कल बन जाता है। हमारी जो अर्थ है, आर अर्थ इज लाइक ए टेरेरियम। अब बात आती है टेरेरियम क्या होता है। टेरेरियम की यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है। इट इज एन आर्टिफिशियल इनक्लोजर फॉर कीपिंग स्मॉल हाउस प्लांट्स। जो हम छोटे छोटे घर में प्लांट्स रखते हैं तो उसको हम एक आर्टिफिशियल इनक्लोजर में रखते हैं, जिसको बोलते हैं टेरेरियम। तो यहाँ पे इन्होंने एक अपना टेरेरियम भी बनाया है। इन्होंने क्या लिया? एक जार लिया, जार के अंदर इन्होंने कुछ मिट्टी डाल दी, मिट्टी डाल के उसमें पानी भर दिया, और उसके ऊपर कुछ ह्यूमस जो खाद वगैरह होती है वो डाल दी, और उसके बाद उसके जो सेंटर में इन्होंने बड़े बड़े प्लांट्स लगा दिए, और साइडों पे थोड़े छोटे प्लांट्स, बड़े मतलब ये नहीं पीपल का ट्री लगा दिया, बड़े मतलब जो कंपैरेटिवली जो जार में फिट हो जाए, तो उस टाइप के जो थोड़े बड़े प्लांट्स लगा दिए सेंटर में, और आसपास इन्होंने छोटे प्लांट्स लगा दिया, और ऊपर से इन्होंने पानी की स्प्रे कर दी और जार को कर दिया बंद, ढक्कन दे दिया जार के ऊपर। और उसके बाद क्या हुआ? अब उसका जो पानी है वो तो इवेपोरेट करेगा ही, तो पानी इवेपोरेट होकर कहाँ जाएगा? ढक्कन के पास, ढक्कन तक ही जाएगा ना, क्योंकि ढक्कन बंद है, बाहर तो जा नहीं पाएगा। तो वहीं से फिर पानी की वो जो बूंदे छोटी छोटी ढक्कन पे बन जाएगी, और फिर से वो वापस मिट्टी में आ जाएगी, जो हमने जार में मिट्टी डाली हुई है उसमें। तो फिर से वही कंडेंसेशन होएगी, पानी की बूंदे ऊपर जाएगी, वो नीचे आएगी। तो इस तरह से ये जो जार के अंदर एक जो पूरा का पूरा वाटर साइकिल बन जाएगा, जो हमने अभी यहाँ पे वाटर साइकिल पढ़ा है, सेम यहाँ पे जार के अंदर बन जाएगा टेरेरियम में। तो ऐसे ही फिर यहाँ पे हो रहा है हमारा जो अर्थ इज लाइक ए टेरेरियम। तो जैसे इसके अंदर, जार के अंदर वाटर साइकिल चल रहा है, वैसे ही हमारी अर्थ पे वाटर साइकिल चल रहा है। जो हम पानी यहाँ पे इरिगेशन के लिए यूज कर रहे हैं इंडिया में, हो सकता वही पानी किसी टाइम पे अमेज़न रिवर में बह रहा हो, वहीं से इवेपोरेट होकर आता आता धीरे धीरे हमारे यहाँ इंडिया तक पहुंच गया। तो लेकिन अब इस प्रोसेस को बहुत सालों साल लग जाते हैं। किसी टाइम पे वो पानी वहां पे अमेज़न रिवर में बह रहा होगा, आज की डेट में वही पानी हम इंडिया में यूज कर रहे हैं। हो सकता कोई पानी इंडिया में बह रहा होगा, आज की डेट में वो वहां पे यूज हो रहा हो, यूएसए में, कनाडा में, यूरोप में, या किसी अफ्रीका की कंट्री में यूज हो रहा हो। तो पानी की लगातार जो इवेपोरेशन है होती रहती है, इधर उधर जो मूवमेंट है वो भी चलती रहती है। फ्रेश वाटर के सोर्सेस कौन कौन से हैं? रिवर्स हो गया, पॉन्ड्स हो गए, स्प्रिंग्स हो गए, एंड
ग्लेशियर्स। इसके अलावा कुछ ओशन बॉडीज है, सीज है, लेकिन ये जो ओशन बॉडीज है या सीज है इसमें पानी कौन सा होता है, इसमें सॉल्टी वाटर होता है, सैलिन वाटर होता है, खारा पानी होता है। तो ये जो पानी है वो यूज करने लायक नहीं होता। ओशन वाटर की जो सैलिनिटी होती है उसको बोलते हैं सलाइन वाटर। अब देखो यहाँ पे ये मैप दे रखा है, मैप के अंदर इन्होंने कुछ रिवर्स और सीज के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, तो इस पे बाद में आते हैं, पहले हम थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं। तो ज्यादातर जो ओशियन में सॉल्ट होता है, कौन सा सॉल्ट होता है, उसमें सॉल्ट होता है सोडियम क्लोराइड या फिर कॉमन टेबल सॉल्ट, ये हम घरों में यूज करते हैं। तो जो हम घरों में सॉल्ट यूज करते हैं वो कहाँ से आता है, ओशियन वाटर से ही वो जो नमक है वो तैयार किया जाता है, उसको वेपोरेट करके नमक आता है, फिर उसी नमक को आगे प्योरेस्ट फॉर्म में बना के उसको फिर पैकेट्स में बंद करके आगे घरों में भेजा जाता है, दुकानों पे बेचा जाता है। तो अब देखते हैं मेजर सीज और लेक्स के बारे में। तो पहले साउथ अमेरिका से शुरू करते हैं। साउथ अमेरिका में आती है रिवर अमेज़न, और साउथ और नॉर्थ अमेरिका के बीचों बीच आता है कैरेबियन सी। फिर नॉर्थ अमेरिका की कुछ रिवर्स है, जैसे ग्रेट बियर लेक हो गई, ग्रेट स्लेव लेक हो गई, फिर सॉल्ट लेक हो गई, मिसिसिपी रिवर हो गई, तो विनिपेग की है लेक, एक लेक सुपीरिया हो गई, लेक ह्यूरॉन हो गई, ये कुछ नॉर्थ अमेरिका की रिवर्स है। तो अब इसको याद कैसे करेंगे, हम नॉर्थ अमेरिका के, साउथ अमेरिका में तो एक ही रिवर है अमेज़न रिवर, तो इसको कुछ याद करना टफ नहीं है, आसान है, लेकिन नॉर्थ अमेरिका में बहुत सारी रिवर्स हो गई, तो इसको हम कैसे याद करेंगे। ग्रेट बियर था, बहुत ही ग्रेट था, खुद को बड़ा ग्रेट समझता था, लेकिन अमेरिका वालों ने क्या किया, उसको भी स्लेव बना दिया। स्लेव बना के उसको लेकर आइए सॉल्ट लेक के पास। सॉल्ट लेक के पास जैसे ही ये स्लेव हुआ, यहाँ से स्लेव गायब हो गया सॉल्ट लेक से, यहाँ से तैरकर इधर उधर चला गया, जो स्लेव था वो मिस हो गया, मिसिसिपी आ गया, ठीक है। ग्रेट बियर, बड़ा ग्रेट बियर था, उसको इन्होंने स्लेव बना लिया, सॉल्ट लेक के पास लेकर आए तो वो मिस हो गया। तो मिस हो गया तो उसने क्या किया, वो अब जो स्लेव था भाग गया, इट मीन स्लेव जो था वो जीत गया, विंस, विनिपेग एंड सुपीरिया, ठीक है, वो जीत गया, विंस, विंस से क्या आता है, विनिपेग एंड सुपीरिया। तो अब जब कोई जीतता है तो हम क्या बोलते हैं, हुर्रे, तो वो क्या बोल रहा है स्लेव, हुर्रे, हुरॉन, लेक ह्यूरॉन, ठीक है। तो इस तरह से हम नॉर्थ अमेरिका की जो रिवर्स है वो याद कर सकते हैं। फिर बात करते हैं अफ्रीका की। अफ्रीका में एक तो नाइल रिवर है, बहुत फेमस रिवर है, अब ये तो सबको याद ही होगी। फिर आती है इस साइड नाइजर रिवर, फिर नीचे आती है कॉन्गो, लेक विक्टोरिया। अब कॉन्ग्रेचुलेशन किसी को कब बोलते हैं हम, कॉन्ग्रेचुलेशन की शॉर्ट फॉर्म कॉन्गो। क्यों कॉन्गो बोल रहे हैं, कहीं किसी की विक्ट्री हुई है, लेक विक्टोरिया, ठीक है। विक्ट्री में क्या जीतता है, ऑरेंज जीते हैं, तो औरंगे रिवर आगे नीचे, ठीक है। कॉन्गो विक्ट्री हुई है, विक्ट्री में क्या जीता है, ऑरेंज जीते हैं। तो ये अफ्रीका की तीन, ये कुछ रिवर्स है नीचे, तो ऊपर दो ये आ गई, नाइल एंड नाइजर, दोनों एन से है। फिर इसके ऊपर आता है यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी, और इस साइड आ जाता है रेड सी, ठीक है। मेडिटेरेनियन सी के बिल्कुल ऊपर आता है ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी, ठीक है। तो ब्लैक सी, कैस्पियन सी को हम कैसे याद रखेंगे, बी सी, कैटेगरी होती है ना बैकवर्ड कास्ट की, तो वैसे ही हम ब्लैक सी को याद रखेंगे, बी सी। तो इस साइड एक और रिवर आ रही है, डेन्यूबे रिवर, ठीक है। फिर यहाँ पे ये आ गया अरेबियन सी, और उसके बाद ये हमारी इंडिया की रिवर है, ये तो याद ही है सबको, गंगा रिवर हो गई, ब्रह्मपुत्रा रिवर हो गई। तो ये चाइना की है, हवांगहो रिवर। फिर चाइना के साथ ही ईस्ट चाइना सी आ जाता है, फिर नीचे साउथ चाइना सी आता है, ऑस्ट्रेलिया में आ जाती है ये रिवर, ये है डार्लिंग रिवर, और इसके साथ ही आ जाता है कोरल सी, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया के साथ आता है कोरल सी, ठीक है। ये कुछ वर्ल्ड के मेजर सीज, लेक्स एंड रिवर्स है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाटर बॉडीज की डिस्ट्रीब्यूशन की। अब जो हमारी अर्थ है, अर्थ का 3/4 पार्ट कवर है बाय वाटर, ठीक है, पानी से ढका हुआ है। लेकिन अब देखो 3/4 पार्ट अर्थ का वाटर है, स्टिल वी आर फेसिंग ए वाटर स्कैर्सिटी। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है जहां पे पानी की बहुत ज्यादा कमी है, पानी नहीं है उनके पास। ऐसा क्यों है, अब हम थोड़ा सा यहाँ पे इन्होंने कैलकुलेशन दे रखी है, तो इससे हमें पता चलेगा कि हमें, हमारे पास पानी की कमी क्यों है। अब देखो 3/4 अर्थ का सरफेस पानी से कवर्ड है, तो उस पानी में से 97.3% जो वाटर है वो है ओशियन वाटर, और जो ओशियन वाटर है वो है सैलिन वाटर, नॉट फिट फॉर
यूजेबल, वो यूज हो ही नहीं सकता, ना तो वो ड्रिंकिंग के लिए यूज कर सकते हैं, ना ही उसको किसी और काम के लिए यूज कर सकते हैं। तो 97.3% जो पानी है वो यूज कर ही नहीं सकते। तो पीछे कितना बचा, 2.70% वाटर बचा जो हम यूज कर सकते हैं। तो अब आउट ऑफ दीज 2.70%, जो 2% वाटर है वो है आइस कैप्स, वो जमा हुआ है, उसकी बर्फ बनी हुई है। और फिर पीछे बचा 0.70%, 0.70% में से 0.68% आता है ग्राउंड वाटर, 0.009% फ्रेश वाटर लेक्स में आता है, और फिर जो इनलैंड सी सॉल्ट लेक्स है उसमें भी 0.009% पानी ही आ रहा है, और एटमॉस्फेयर में 0.0019% है, और रिवर्स में है 0.0001% वाटर। ये है फ्रेश वाटर 2.70% जो कि अवेलेबल है, और इसमें से भी 2% जो पानी है वो बर्फ बनी हुई है, जमा हुआ है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे बात करी कि जो समंदर का पानी है वो सैलिन वाटर है। सैलिन वाटर क्या होता है, सैलिनिटी क्या होती है? सैलिनिटी होती है 1000 ग्राम पानी में कितने ग्राम सॉल्ट प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं उस पानी की सैलिनिटी। जो एवरेज ओशियन की सैलिनिटी है वो है 35 पार्ट्स पर 1000 है। लेकिन इजराइल में एक सी है जिसका नाम है डेड सी। डेड सी की सैलिनिटी 340 ग्राम्स पर लीटर ऑफ वाटर है। मतलब कि अगर उसमें से आप 1 लीटर पानी लोगे ना तो उसमें 340 ग्राम सॉल्ट होगा। अब डेड सी में सॉल्ट ज्यादा है तो उसकी डेंसिटी भी ज्यादा है, पानी ज्यादा डेंस है, तो इसीलिए वहां पे जो स्विमर्स है वो इजिली फ्लोट कर सकते हैं, स्विमिंग बहुत इजी है वहां पे। फिर नेक्स्ट एक्टिविटी इन्होंने दे रखी है, तो एक्टिविटी में इन्होंने क्या किया, एक वेसल ली, वेसल के अंदर इन्होंने 2 लीटर वाटर ले लिया। ठीक है, अब इसके अंदर इन्होंने 2 लीटर वाटर लिया है, तो इस 2 लीटर वाटर में से इन्होंने 12 स्पून है, 12 स्पून भरे और उसको एक बॉल में डाल लिया। ठीक है, कोई भी ग्लास में, बॉल में इन्होंने 12 स्पून इसमें डाल दिए। तो 2 लीटर में से ये जो हमने 12 स्पून निकाले हैं ना इस ग्लास में, ये 12 स्पून पानी है जो हम यूज कर सकते हैं। बाकी का ये 2 लीटर में पानी वो बेकार है, ओशन वाटर है, सैलिन वाटर है। ये 12 स्पून चम्मच है 2 लीटर में जो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें से भी देखो कैसे ये डिवाइड किए हुए हैं। ये जो 12 स्पून है ना, 12 में से 9 स्पून आ जाते हैं आइस कैप में, 2 स्पून आ जाते हैं ग्राउंड वाटर में, फिर आधा चम्मच बचता है फ्रेश वाटर लेक्स के लिए, और रिवर्स में तो फिर 1 ड्रॉप पानी ही बचता है जो रिवर्स में बह रहा है। तो इस तरह से वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने कर रखी है 2 लीटर पानी की। जैसे ये 2 लीटर पानी की डिस्ट्रीब्यूशन है वैसे ही अर्थ पे ओशियंस की है। राइट, अब वाटर जो है वो हमारे लिए ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? अगर हमें प्यास लगती है तो सिर्फ वाटर ही ऐसी चीज़ है जिससे हम प्यास बुझा सकते हैं। इसके अलावा आप जितने मर्जी फ्रूट्स खा लो, खाना खा लो, कुछ मर्जी खा लो, तो जो आपकी प्यास है वो नहीं बुझेगी। इसीलिए जो पानी है वो भी एक प्रीशियस रिसोर्स है, उसको हमें वेस्ट नहीं करना, उसको हमें बिल्कुल भी केयरलेसली यूज़ नहीं करना, हम उसको केयरफुली यूज़ करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं ओशन सर्कुलेशन की। अब आपने कभी देखा होगा जब बीच में जाते हैं तो बीच में जब आप बेयरफुट चलते हैं तो बेयरफुट क्या होता है, नीचे रेत होता है, और ये जो रेत होता है ना वो थोड़ा वेट होता है, वेट सैंड होती है जिसपे हम चलते हैं, और ऊपर से ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, पक्षी होते हैं वहां पे चहचहा रहे होते हैं, थोड़ी बहुत सॉल्ट की स्मेल भी आ रही होती है क्योंकि वो सैलिन वाटर होता है तो हवा में उसकी थोड़ी बहुत स्मेल आ जाती है। और साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज, समुंदर की लहरें होती है और उन लहरों की आवाज बड़ी आती है। आप कभी बीच में अगर गए हो तो आपने देखा होगा जब आप समुंदर के पास जाते हो ना, वहां पे लहरों की आवाज बहुत ज्यादा आ रही होती है, पानी की आवाज आपको सुनाई देती है सीधा सीधा। ऐसा नहीं है कि वहां पे शांति होगी, पानी की आवाज सुनाई देगी। तो बहुत अच्छा सा ऐसे माहौल होता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उसकी जगह पे अगर आप किसी लेक के पास जाओगे, किसी पॉन्ड के पास जाओगे, तो वहां पे बड़ा शांत सा माहौल होता है, शांत पानी होता है, कोई पानी की आपको आवाज सुनाई नहीं देती। लेकिन ओशन में जाकर पानी की आवाज सुनाई देती है। क्यों देती है? क्योंकि जो ओशन वाटर है वो मूव करता रहता है, कंटिन्यूसली मूव होता रहता है। ओशन वाटर कभी भी एक जगह पे खड़ा नहीं होता, इसकी मूवमेंट होती रहती है, और मूवमेंट 3 तरीके से होती है। एक तो वेव्स की फॉर्म में होती है, दूसरी टाइड्स की फॉर्म में होती है, तीसरी करंट्स की फॉर्म में होती है। 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वाटर डे। ठीक है, वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 22 मार्च को। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट बात करते हैं ओशन सर्कुलेशन की। अब आपने कभी देखा होगा जब बीच में जाते हैं तो बीच में जब आप बेयरफुट चलते हैं तो बीच में जब आप बेयरफुट चलते हैं तो वहां पे लहरों की आवाज बहुत ज्यादा आ रही होती है, पानी की आवाज नहीं आती है। लेकिन उसकी जगह पे अगर आप किसी लेक के पास जाओगे, किसी पॉन्ड के पास जाओगे, तो वहां पे बड़ा शांत सा माहौल होता है, शांत पानी होता है, कोई पानी की आपको आवाज सुनाई नहीं देती। लेकिन उसकी जगह पे अगर आप किसी
फिर वेव्स की बात करते हैं। अब हमने वाटर मूवमेंट्स पढ़ी है ना, 3 तरह की वाटर मूवमेंट्स है, वेव्स, टाइड्स एंड करंट्स। इन तीनों को हम एक एक करके डिटेल में करेंगे। सबसे पहले इसमें आती है वेव्स। वेव्स कब बनती है? व्हेन द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द ओशन राइजेस एंड फॉल्स ऑल्टरनेटिवली, दे आर कॉल्ड वेव्स। जब समुद्र का पानी ऊपर आता है और पीछे वापस चला जाता है, ऑल्टरनेटिवली आगे आता है पीछे जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वेव्स। तो वेव्स जनरेट कैसे होती है? अब समुद्र का पानी मूव तो कर रहा है, वेव्स तो आ रही है, लेकिन वेव्स आ कैसे रही है? वेव्स आर फॉर्म्ड व्हेन विंड स्क्रैप अक्रॉस द ओशन सरफेस। जब ओशन सरफेस पे हवा चलती है तो उसकी वजह से पानी में वेव्स बनती है। जितनी हवा तेज होगी उतनी बड़ी वेव बनेगी। और जब स्टॉर्म आता है समुद्र में, तूफान आता है, तो उस टाइम पे बहुत ही ह्यूज वेव्स बनती है, बड़ी बड़ी वेव्स बनती है, और उन वेव से बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन भी होता है। जो समुद्र के आसपास वाले एरियाज होते हैं वहां पे बहुत ज्यादा तबाही भी मच जाती है। इवन के जब समुद्र में अर्थक्वेक आता है, या कोई वॉल्केनो इरप्ट होता है, या फिर अंडर वाटर लैंडस्लाइड होती है, तो उस टाइम पे भी जो समुद्र का पानी है वो बहुत ज्यादा, समुद्र के पानी में बड़ी बड़ी वेव्स आती है। 15 मीटर तक की भी वेव्स आ सकती है। और इसके अलावा अभी तक जो सुनामी की वेव आ चुकी है, अब समुद्र के अंदर जो अर्थक्वेक आते हैं ना, इसकी वजह से सुनामी आती है। इसकी वजह से जो समुद्र के पानी में जो वेव्स बनती है ना, उन वेव्स को क्या बोलते हैं? सुनामी बोलते हैं। अब देखो, समुद्र के अंदर अर्थक्वेक आ रहा है तो पानी की जो वेव बनेगी कितनी भयंकर वेव होगी। तो उस जो भयंकर वेव बनती है ना अर्थक्वेक या वोल्केनिक इरप्शन से, तो उसको बोलते हैं सुनामी। जो सुनामी की वेव होती है वो एज हाई एज 15 मीटर तक भी होती है, लेकिन अभी तक जो लार्जेस्ट सुनामी वेव बन चुकी है वो बनी है 150 मीटर हाई। 150 मीटर हाइट की वेव अभी तक जो सुनामी से बनी है वो बन चुकी है। और इन वेव्स की स्पीड भी बहुत ज्यादा होती है, अप टू 700 किलोमीटर पर आवर। इससे भी ज्यादा भी हो सकती है। 800-900 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में भी जो वेव्स है वो ट्रेवल करती है। 700-800 किलोमीटर, आप खुद सोच सकते हो कितनी ज्यादा स्पीड होती है। और इंडिया में 2004 में सुनामी आई थी, जो पहले मतलब पिछले उन्होंने 200-300 सालों का ही रिकॉर्ड तोड़ दिया था, क्योंकि बहुत पहले, बहुत 100 सालों तक कभी इंडिया में सुनामी आई ही नहीं थी। इतनी भयंकर सुनामी नहीं आई थी, थोड़ा बहुत तो होता रहता है, लेकिन इतनी भयंकर सुनामी नहीं आई थी जो 2004 में इंडिया में आई थी। तो उस सुनामी ने इंडिया में बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी। जितने भी कोस्टल एरिया थे इंडिया में, वहां पे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। इवन के अंडमान निकोबार का जो इंदिरा पॉइंट था ना, वो भी पानी के अंदर सबमर्ज हो गया था, गायब ही हो गया था, दिखना ही बंद हो गया था उस टाइम पे। और सुनामी है क्या? सुनामी एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब है हार्बर वेव्स। तो हार्बर वेव्स वही जब हार्बर में आती है और सब कुछ तबाह करके चली जाती है। फिर नीचे इन्होंने वही 2004 में जो इंडिया में सुनामी आई थी उसकी एक केस स्टडी दे रखी है। तो 2004 में जो इंडिया में सुनामी आई थी वो बेसिकली अर्थक्वेक था, जिसका एपिसेंटर कहाँ पे था? सुमात्रा में इसका एपिसेंटर था। और रिक्टर स्केल पे इस अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड था 9। तो 9 मैग्नीट्यूड वाला अर्थक्वेक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक माना जाता है। जब हमने अर्थक्वेक वाला चैप्टर पढ़ा था तो उस टाइम पे हमने ये बात भी पढ़ी थी कि जो 9 रिक्टर स्केल पे 9 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आता है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक माना जाता है। तो ये अर्थक्वेक आया क्यों था? तो बेसिकली जो इंडियन प्लेट थी वो बर्मा प्लेट के साथ टकराई और बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई। ठीक है, सडन मूवमेंट ऑफ सी फ्लोर। सी फ्लोर की मूवमेंट कैसे हुई? अब यहाँ से बर्मा प्लेट आ रही है, इधर साइड इंडियन प्लेट की मूवमेंट हुई, तो इंडियन प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे चली गई, जिसकी वजह से जो सुनामी थी उसकी जो ढलान बनी वो इंडिया की तरफ बनी। जो पानी था वो इंडिया की तरफ ज्यादा आ गया, क्योंकि ओशन फ्लोर जो था वो डिस्प्लेस हुआ और डिस्प्लेस होके बर्मा प्लेट के नीचे चला गया। और यहाँ पे जो पानी के जो अब ढलान बनी वो किस साइड बनी? वो इंडिया की तरफ आ गई। तो इसीलिए जो इंडिया में बहुत ज्यादा तबाही मची, इंडिया तो क्या पूरे का पूरा साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया में ही काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। जितने भी वहां पे कोस्टल एरियाज हैं वहां पे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। और जो सुनामी वेव्स थी उनकी स्पीड थी 800 किलोमीटर पर आवर। अब जो कमर्शियल एयरक्राफ्ट होते हैं उनकी स्पीड कुछ इतनी ही होती है, 800, 700, 800 किलोमीटर पर आवर। तो अब आप खुद सोच सकते हो, मतलब जितनी स्पीड से एक एयरक्राफ्ट चलता है उतनी स्पीड में पानी मूव कर रहा था उस टाइम पे।
तो इंडियन ओशन के कुछ आइलैंड्स पानी के अंदर सबमर्ज हो गए, गायब हो गए। इंदिरा पॉइंट में उनमें से एक था जो पानी के अंदर ही सबमर्ज हो गया, कंप्लीटली सबमर्ज हो गया था, गायब ही हो गया था। और जितने भी हमारे कोस्टल इलाके थे, जो आंध्र प्रदेश के हो गए, तमिलनाडु, केरला, पौंडीचेरी, अंडमान निकोबार, तो ये वाले जो कोस्टल इलाके थे वो बहुत ही एडवर्सली अफेक्ट हुए थे। बहुत सारे लोग मर गए थे, 10,000 से भी ज्यादा लोग थी जिनकी जानें चली गई थी, और इसके अलावा लाखों की गिनती में घर जो थे वो तबाह हो गए थे। अब अर्थक्वेक को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन जब सुनामी आनी होती है, सुनामी आने से पहले कुछ 2-3 घंटे पहले नोटिस दिया जाता है, एक अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाए गए थे। लेकिन ये जो अर्ली वार्निंग सिस्टम थे ना, ये सिर्फ पैसिफिक ओशन में ही लगाए गए थे। अब सुनामी कहाँ पे आई थी? सुनामी इंडियन ओशन में आई थी। इंडियन ओशन में अर्ली वार्निंग सिस्टम कोई था ही नहीं उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे पिछले कुछ 100 सालों से इंडियन ओशन में कभी कोई इतनी भयंकर सुनामी आई ही नहीं थी, ना ही कोई अर्थक्वेक आया था। तो पैसिफिक ओशन में तो पूरा का पूरा रिंग ऑफ फायर है ना, तो वहां पे तो अक्सर कर वोल्केनिक इरप्शन, अर्थक्वेक वगैरह आते रहते हैं, इसीलिए पैसिफिक ओशन में तो अर्ली वार्निंग सिस्टम लगे हुए हैं। लेकिन इंडियन ओशन में ऐसा कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं था, इसीलिए इंडियन ओशन में जब सुनामी आई तो इतना ज्यादा भयंकर नुकसान हुआ था। और इसका साइन क्या होता है सुनामी का? जब सुनामी आनी होती है ना, तो समुद्र का पानी जो है वो एकदम से पीछे को जाता है। अब जैसे ही समुद्र का पानी पीछे को जाता है तो लोग क्या करते हैं? लोग सोचते हैं कितना अच्छा सीन बन रहा है, कितना मतलब अच्छा सा माहौल है, तो क्यों ना हम इसको अपने कैमरे में कैप्चर कर लें। तो लोग क्या करते हैं, उस व्यू को देखने के लिए, वो जो व्यू बन रहा होता है जब पानी पीछे को जाता है, तो लोग उसकी वीडियो बनाने लग जाते हैं। ये नहीं सोचते कि हम यहाँ से भागें। तो जैसे ही वो वीडियो बनाते हैं तो पानी पीछे को जाता है, फिर एकदम से आप खुद सोच 600-700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पानी आएगा तो कहीं किसी को भागने का मौका देगा। तो फिर एकदम से जब पानी आता है तो वही लोग जो वीडियो बना रहे होते हैं उस पानी के साथ अपने फोन के साथ बह जाते हैं। तो अब आगे से यही बात है कि अगर कभी भी समंदर का पानी पीछे को जा रहा है तो इट मीन्स सुनामी आने वाली है। तो खुद को जो कोस्टल एरिया है वहां से दूर ले जाना चाहिए, ना कि समंदर की तरफ जाना चाहिए, उस चीज को कैप्चर करना चाहिए, राइट। फिर नेक्स्ट बात करते हैं टाइड्स की। टाइड क्या होते हैं? समंदर का पानी दिन में 2 बार राइज होता है, 2 बार फॉल होता है, इसको बोलते हैं टाइड्स। द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड टाइड। अब टाइड 2 तरह के होते हैं, एक हाई टाइड, एक लो टाइड। हाई टाइड में क्या होता है? जब समंदर का पानी हाईएस्ट लेवल पे होता है तो उसको बोलते हैं हाई टाइड, और जब समुद्र का पानी लोएस्ट लेवल पे पहुंच जाता है, मतलब शोर से रिसीड कर जाता है, पीछे को चला जाता है सी शोर से, तो उसको बोलते हैं लो टाइड। अब ये होता क्यों है? हाई टाइड लो टाइड आते क्यों है? ये आते हैं सन और मून की जो स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल है उसकी वजह से ये हाई टाइड और लो टाइड आते हैं। हाई टाइड कब आता है? हाई टाइड आता है जब सन, मून और अर्थ तीनों एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं। ठीक है, सन, मून और अर्थ ये एक स्ट्रेट लाइन में कब आते हैं? या तो न्यू मून डे पे आएंगे या फिर फुल मून डे पे आएंगे। जब ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं तो उस केस में आता है हाई टाइड, जिसको बोलते हैं स्प्रिंग टाइड। और जब जो मून है, मून का 1 क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर या फिर लास्ट क्वार्टर, कोई भी क्वार्टर जो है, तो उस टाइम पे जो ओशन वाटर है वो रिसीड करता है, पीछे को चला जाता है, जिसको बोलते हैं लो टाइड। लो टाइड को नीप टाइड भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये आ गया नीप टाइड और ये आ गया स्प्रिंग टाइड। नीप टाइड होता है मून के फर्स्ट क्वार्टर में या लास्ट क्वार्टर में, स्प्रिंग टाइड होता है फुल मून डे पे या फिर न्यू मून डे पे। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। स्प्रिंग टाइड न्यू मून डे और फुल मून डे पे, नीप टाइड होगा मून के फर्स्ट क्वार्टर में या लास्ट क्वार्टर में। ठीक है, नीप टाइड को लो टाइड बोलते हैं, स्प्रिंग टाइड को हाई टाइड बोलते हैं। जो हाई टाइड्स है वो नेविगेशन में हेल्प करते हैं, और हाई टाइड जब आता है समुद्र का पानी रेज होता है, शोर के पास आ जाता है, सी शोर के पास आता है, तो जो शिप्स है वो हार्बर पे इजीली पहुंच जाते हैं और वहां पे अनलोड हो जाते हैं। और जैसे ही फिर लो टाइड आता है वापस समुद्र में चला जाता है शिप ऑटोमेटिकली, बिना कोई एफर्ट किए, तो फिर आगे जो शिप है उसने जहां जाना होता है वहां चला जाता है। इसके अलावा जब हाई टाइड होता है वो फिशिंग में भी हेल्प करता है। जब हाई टाइड होता है तो उस टाइम पे जो फिशरमैन है वो ज्यादा फिशेस को पकड़ सकते हैं।
तो इसीलिए, और ये जो टाइड्स की वजह से वाटर राइज और फॉल करता है, कुछ कंट्रीज में इससे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करी जाती है, राइट। फिर लास्ट टॉपिक पे आते हैं ओशन करंट्स। ओशन करंट्स क्या है? जो ओशन वाटर है वो कंटिन्यूसली फ्लो करता रहता है, ठीक है, एक डेफिनेट डायरेक्शन में फ्लो करता है, जिसको बोलते हैं ओशन करंट्स। ओशन करंट्स दो तरह के होते हैं, एक होता है वार्म करंट और दूसरे होता है कोल्ड करंट्स। और जो वार्म करंट्स है ये जनरेट होते हैं इक्वेटर से और टुवर्ड्स द पोल मूव करते हैं, और जो कोल्ड करंट्स होते हैं, कोल्ड करंट्स पोल से जनरेट होते हैं और टुवर्ड्स द इक्वेटर मूव करते हैं। तो इस तरह से जो ओशन वाटर है उसकी सर्कुलेशन एक चलती रहती है। आगे हम मैप पे देखेंगे कोल्ड करंट और वार्म करंट्स के बारे में। फिलहाल के लिए थोड़ी सी इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। और जहां पे वार्म करंट और कोल्ड करंट मिलते हैं, दोनों करंट्स आपस में मिलते हैं, वो बेस्ट फिशिंग ग्राउंड होता है वर्ल्ड का। वहां पे जो फिशिंग का काम सबसे अच्छा होता है। और दूसरी बात एक और है, जहां पे ये दोनों करंट्स मिलते हैं, वार्म करंट एंड कोल्ड करंट, वहां पे फॉगी वेदर होता है और नेविगेशन करना वहां पे थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है। लेकिन फिशिंग के लिए वो बेस्ट प्लेस होती है जहां पे कोल्ड एंड वार्म करंट दोनों मिलते हैं। तो ये आ गया मैप। मैप में जो ये ब्लू कलर के एरो है ये है कोल्ड करंट्स, और जो रेड कलर के एरो है ये है वार्म करंट्स। तो आप जब मैप को ध्यान से देखोगे तो जो इक्वेटर से टुवर्ड्स द पोल जा रहे हैं एरो, वो सारे रेड एरो हैं, वार्म करंट्स है। ये ऊपर भी देख लो, इक्वेटर से जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं सारे के सारे वार्म करंट्स है, और जो इक्वेटर को जो पोल से इक्वेटर की तरफ आ रहे हैं वो सारे के सारे ब्लू एरो है और वो कोल्ड करंट है, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं। नॉर्थ अटलांटिक ओशन से शुरू करते हैं। अब नॉर्थ अटलांटिक ओशन में देखो, ये नॉर्थ से जा रहा है वार्म करंट, ठीक है। कौन सा है? ये गल्फ स्ट्रीम है, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम करंट है, वार्म करंट है, तो ये ऊपर को मूव कर रहा है। और ये पोल से लेब्राडोर करंट आ रहा है जो कि कोल्ड करंट है, और ये टुवर्ड्स द इक्वेटर मूव कर रहा है। यहाँ पे ये कैनरी करंट आ गया, अगेन कोल्ड करंट है, टुवर्ड्स द इक्वेटर आ रहा है। तो यहाँ पे ये देखो कहीं ना कहीं पानी की मूवमेंट हो रही है इस एरिया में, ठीक है। और ये जो गल्फ स्ट्रीम है ये ऊपर को जा रहा है, कैनरी नीचे को आ रहा है, कोल्ड है और ये वार्म है, दोनों करंट यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये क्या बन जाएगा? बेस्ट फिशिंग ग्राउंड बन जाएगा। इधर जापान वाली साइड देख लें तो यहाँ पे भी ये क्रोशियो करंट है जो इक्वेटर से पोल्स की तरफ जा रहा है, ओएशियो करंट है जो पोल से इक्वेटर की तरफ आ रहा है। तो बेसिकली ये कोल्ड करंट और यहाँ पे वार्म करंट दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं, तो ये बेस्ट फिशिंग ग्राउंड है अगेन। फिर ये इंडियन ओशन की बात करें तो यहाँ पे भी है, ये वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है, पोल से इक्वेटर की तरफ जा रहा है, तो ये कोल्ड करंट है। और फिर इस साइड अगुलहास करंट, जब ये पानी घूम के फिर वापस आता है तो ये अगुलहास करंट आ गया, तो ये इक्वेटर से नीचे को आ रहा है, पोल्स की तरफ आ रहा है, तो ये वार्म करंट है। तो यहाँ पे फिर से पानी की एक सर्कुलेशन बन रही है। फिर साउथ अटलांटिक ओशन में देखते हैं, ये बेंगुएला करंट जा रहा है हमारा पोल से इक्वेटर की तरफ, और ऊपर से ब्राजीलियन करंट जो है वार्म करंट वो नीचे को आ रहा है। तो यहाँ पे भी एक पानी की सर्कुलेशन बन रही है। और यहाँ पे एक फॉकलैंड करंट है जो कोल्ड करंट है, और ये जा रहा है पोल से इक्वेटर की तरफ। फिर इस साइड पैसिफिक ओशन में आ जाते हैं, तो यहाँ पे ये जो अमेरिका है, अमेरिका के पास में यहाँ कौन सा करंट है? हम्बल्ट करंट, जिसको पेरू करंट भी बोलते हैं। और ये अगेन पोल से जा रहा है तो कोल्ड करंट है, और फिर ऊपर से घूम के जब आएगा तो यहाँ पे ऊपर जाकर ये पानी वही गर्म हो जाएगा, गर्म हो गया फिर ये साउथ इक्वेटोरियल करंट बन गया, तो यहाँ से फिर एक सर्कुलेशन बन गई पानी की। तो ऐसे ही ऊपर की तरफ है, ये कैनरी करंट है, कोल्ड करंट है, ऊपर से आ रहा है। अलास्का करंट इक्वेटर से ऊपर को जा रहा है पोल्स को, तो ये क्या है? हॉट करंट है। तो यहाँ पे ये दोनों करंट्स मिल रहे हैं, तो बेस्ट फिशिंग ग्राउंड पॉइंट पे बन जाता है, राइट। तो ये है कुछ ओशन करंट्स। तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा ओवरव्यू दे रखा है, जैसे जैसे हम आगे वाली क्लासेस के एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे ये जो करंट्स वाला चैप्टर है बहुत ज़्यादा एक्सपैंड किया हुआ है, बहुत एक्सप्लेनेशन दी हुई है। तो ऐसे जब हम एनसीईआरटी आगे आगे पढ़ते जाएंगे ना, 12th क्लास की एनसीईआरटी आते आते आपको ये सारे करंट्स ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएंगे, राइट। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। 3-4 इसके एमसीक्यूज हैं, उसको एक बार देख लेते हैं। The process by which water continually changes its form and circulates between ocean, atmosphere and
लैंड। तो इसको क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल। जनरली द वार्म ओशियन करंट ओरिजिनेट्स नियर। वार्म ओशियन करंट कहाँ से ओरिजिनेट करता है, इक्वेटर से। देखो इक्वेटर पे सिंपल सी बात है, इक्वेटर पे गर्मी ज्यादा होती है तो वार्म ओशियन करंट बनेगा, पोल्स पे बर्फ जमी होती है तो कोल्ड ओशियन करंट ही बनेगा ना। थर्ड आता है द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड टाइड्स, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर 5। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।